हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के इतिहास के स्रोत के बारे में। कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण युग का प्रारंभ हुआ वह चौथी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक चलता रहा। सामान्यतः यह काल अराजकता, अव्यवस्था और दुर्बलता का काल था। पश्चिमी बंगाल में कुषाण वंश का शासन था, परंतु पूर्व की ओर उनका कोई प्रभाव नहीं था। इस समय देश में कोई ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो विभिन्न छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक साम्राज्य स्थापित कर सके। इसी समय मगध के गुप्त राजवंश का उदय हुआ। गुप्त राजवंश के इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही प्रमाणों से ज्ञात होती है। साहित्यिक साधन में हम देखते हैं कि हमें इनके साहित्यिक साधन जो है उन्हें पुस्तकों द्वारा दिए गए विवरण को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है पुराण। तो पुराण में विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण को गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। पुराणों से गुप्त राजाओं के राज्य की जानकारी मिलती है। दूसरा आता है देवी चंद्रगुप्तम नाटक। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्त वंशीय नरेशों रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा आता है कालिदास की रचनाएं। अधिकांश विद्वान कालिदास को गुप्त काल की विभूति मानते हैं। उनकी अनेक रचनाओं से गुप्तकालीन समाज और संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। कालिदास की उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का संग्रह किया, जिसमें से उसमें है ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभियान शकुंतलम। इन सभी विभिन्न ग्रंथों से गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। अब आता है मृक्षकटिक। शूद्रक द्वारा रचित मृक्षकटिक ग्रंथ से गुप्तकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में उपयोगी है। इस ग्रंथ से गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। अब आता है कामसूत्र। वात्सायन द्वारा रचित कामसूत्र से भी गुप्तकालीन व्यवस्था और उनके जो नगर जीवन था उसके विषय में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब आता है मंजुश्री मूलकल्प। ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। इससे भी गुप्तवंशीय इतिहास का कुछ परिचय हमें देखने को मिलता है। अब आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण भी गुप्तकालीन के पुनर्निर्माण में सहायक हुआ है। ऐसे यात्रियों में फाहियान का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। उसने मध्य भारत की जनता का वर्णन किया। उसने पश्चिम में कुश, कलावती से लेकर पूर्व में ताम्रलिपि तक विभिन्न ऐतिहासिक केंद्रों, धार्मिक विश्वासों का मनोहारी विवरण प्रस्तुत किया। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी तथा उसके राजप्रासाद महल का सुंदर चित्र खींचा है। उसके विवरण से पता चलता है कुमार गुप्त ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी। वेनसोंग। शताब्दी के चीनी यात्री वेनसोंग का विवरण भी गुप्त वंश के इतिहास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। वेनसोंग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। उसके विवरण से पता चलता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। वह बालादित्य का हूर्ण नरेश मिहिर कुल का विजेता बताता है। उसने अनेक गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन किया है। वेनसोंग के विवरण से हमें बहुत सारी ऐसे तथ्यों का पता चला है जिनसे गुप्त वंश के इतिहास के बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है इत्संग का विवरण। यह सुप्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग के पश्चात 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत आया तथा उसके उल्लेखों से स्पष्ट है कि गुप्तों के द्वारा स्थापित नालंदा विद्यालय उसके आगमन के समय शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र माना जाता था।
सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी की दिशा में उसके विवरण द्वारा महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार हमें गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। थैंक यू।